हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कॉलिजन थ्योरी। एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स में कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, वो ऊपरी तौर पर जो है इस टॉपिक से समझा जा सकता है कि कॉलिजन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कैसे उनके बीच के पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कैसे नए बॉन्ड बनते हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो पूरा लेक्चर देखिए, छोटा ही लेक्चर बनेगा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें आज मैं आपको इस टॉपिक को डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। समझिए बात को, कॉलिजन थ्योरी। देखिए, कॉलिजन थ्योरी को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कहानी को समझें, ठीक है। हम लोग एक कहानी से हम लोग कॉलिजन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सपोज दैट कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। समझिए बात को, बहुत अच्छी कहानी, रिलैक्स हो जाइए, पेन कॉपी रख दीजिए, आराम से सुनिए पहले मेरी बात कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरी कोचिंग है अपनी। और क्या होता है कि एक दिन एक बच्चा मेरे पास आता है, ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे पास आता है और आके बोलता है कि सर कुछ भी करो, मुझे JRF करवा दो, ठीक है, मेरा JRF करवा दो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, सर हर किसी का सपना होता है JRF करने का, आपका सपना है, इसमें नया क्या है, हर कोई सपना देखता है JRF करने का। बोला नहीं सर, मैं इस बात सपने की नहीं है, मैं बिल्कुल डेस्परेट हूँ सर, कि या तो JRF करूँगा या तो फिर गंगा नदी में कूद के जो है जल समाधि ले लूँगा। बोले नहीं भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट मेरे पास आया, ठीक है, उस स्टूडेंट की बात की मैंने कि भाई उसके पास उसका क्या, हम उसको कैसे चेक करें, कैसे हम उस स्टूडेंट को हम आगे बढ़ाने की बात की है। हमने बोला कि देखो भाई, ये जो है ना, पहली बात तो मैंने उसे थ्रेटनिंग दी कि भाई इतना आसान नहीं है, भाग जाऊँ यहाँ से। मैंने बोला कि देखो भाई, ये JRF इतना आसान है नहीं, आपको मजाक लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो बोला नहीं सर, मैं किसी भी कंडीशन में मैं करके रहूँगा। मैंने बोला भाई देखो, उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उसको तुम्हें फॉलो करना होगा, तुम कर पाओगे तो बताओ। सबसे पहले है प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि तुम्हारी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मतलब पढ़ाई करना है और जाके जो है घूम रहे हो मार्केट में। बोला नहीं सर, बिल्कुल इस चीज़ का आप टेंशन ना लो सर, हमारा जो है ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल फोकस बना रहेगा। मुझे वेरी गुड। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव कॉलिजन, कि तुम्हें जो कॉलिजन करना है, तुम्हें जो मिलना जुलना है, तुम्हें जो टकराना है, वो अपने काम के लोगों से, काम की बुक से ही टकराना है। ये नहीं कि तुम्हें JRF करना है केमिस्ट्री से और तुम किताब निकाल के पढ़ रहे हो, जो है नंदन चंपक नन्हे सम्राट और नागराची कॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हारा जो कॉलिजन हो, जो तुम टकरा रहे हो, जो तुम बिल्कुल कॉलिजन कर रहे हो, वो इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले बिल्कुल सर, आप उसके लिए टेंशन मत लो सर, मेरा इफेक्टिव कॉलिजन ही होगा, मैं फालतू इधर उधर की बुक नहीं पढ़ता, ना तो मेरे इधर उधर के दोस्त बनते हैं। हमने चलो वेरी गुड, और अच्छी बात है। तीसरा मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास जो है तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, यानी सरफेस ऑफ रिएक्टेंट, कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है। तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, BHU से, IT से या JNU से, ठीक है, तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, या तुमने कोई वो जो सड़क छाप टाइप की यूनिवर्सिटी होती है जो लोकल वाली, जिसमें कि ना मतलब बच्चों को HOD का नाम तक मालूम नहीं होता, वहाँ वाली बैकग्राउंड से तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। तो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या, सरफेस क्या है तुम्हारा। तो आपने बताया कि ठीक है सर, वो जो अपने सेकंड वाला बोला सर, उसी टाइप से हूँ मैं, ठीक है। बहुत मतलब आपने बताया कि सर हमारा इस टाइप की यूनिवर्सिटी है, इस टाइप की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ। तो आपने अपना सरफेस बताया, अपने बैकग्राउंड बताया कि सर आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको टेस्ट ट्यूब कभी पकड़ा है कि नहीं, आपने कभी जो अगर पकड़ा है तो आपने टैप वाटर यूज़ किया है या आपने जो है डिस्टिल वाटर को यूज़ करके रिएक्शन करवाए हैं, कभी टाइट्रेशन से आगे बढ़े हो या नहीं। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका सरफेस ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की भाई तुम्हारे साथ कैटलिस्ट कैसे कैसे हैं, मतलब कैटलिस्ट इन द सेंस कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, वो लोग कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि जब तुम घर जाते हो तो तुम जब वहाँ से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी बहन तुमको पकड़ के रोने लगती, नहीं भैया मतलब मेरी राखी का कर्ज निभाना, मुझे छोड़ मत जाना। हाँ, जो मम्मी होती है वो रास्ते में लौट जाती, नहीं बेटा तुमको नहीं जाने देंगे। पापा जो है बिल्कुल वो कोना पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हारे घर का माहौल ऐसा तो नहीं है ना। अरे नहीं सर, माहौल तो ऐसा है कि जब हम घर से बाहर निकलते तो बहन बोलती है कि भैया ये राखी का फ़र्ज़ निभाना और जब तक JRF नहीं होता तो वापस मत आना। माँ से मिलने जाओ तो माँ बोलती है कि अपना मुंह तब दिखाना, मतलब वो अजय देवगन वाले स्टाइल में, कि अपना चेहरा तब तो दिखाना जब तो JRF क्वालिफाई करके आना, ठीक है ना। तो
मतलब दोस्त कैसे? तो सर दोस्त भी ऐसे हैं सर जो बिल्कुल हमेशा पढ़ाई की ही बात करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, इधर उधर की तो बात ही नहीं करते बिल्कुल। तो कैटलिस्ट, आपके कैटलिस्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। चलो कोई नहीं, पॉजिटिव मतलब निगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो आपके कैटलिस्ट कैसे, इसके बारे में मुझे जानना था। तो आपके कैटलिस्ट पॉजिटिव हैं। हम लोग ठीक है भाई, ये भी सही है। उसके बाद तुम और जानो कि जो हमारी तरफ से तुमको एक गिफ्ट मिलेगा, वो क्या होगा? टेम्परेचर। इसके लिए तैयार रहना। टेम्परेचर, बोले सर क्या होता है टेम्परेचर? तो जब तुम नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारी खूब कुटाई करेंगे, ठीक है, ताकि तुम पढ़ना शुरू कर दो। तो बोले ठीक है सर, आपकी कुटाई भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, बस JRF करना है। तो इतने सारे फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करने में पहले हेल्प करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि सही डायरेक्शन में जाना। इफेक्टिव कॉलिजन, टकराना तो बिल्कुल सही टकराना। सरफेस ऑफ रिएक्टेंट, कि भाई सरफेस कौन सा है। कैटलिस्ट, कि उसका कैटलिस्ट, उसके पीछे कैटलिस्ट कैसा काम करता है। और टेम्परेचर, कि जो उसको एक्सटर्नल सोर्स दिया जाता है एनर्जी का, टेम्परेचर, वो किस तरह से काम करता है। मैंने बोला भाई ये सारी तो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये तो तुमको फॉलो करनी होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अब क्या है कि अब तुम्हें एक टेस्ट से पास करना होगा, एक टेस्ट से गुजरना होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल, हम किसी भी टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं। हमने देख भाई, ये है नॉलेज का पैरामीटर। ये क्या है? ये नॉलेज का पैरामीटर है। इस नॉलेज का पैरामीटर पे तुम्हें चेक करना है कि तुम कहाँ पढ़ाते हो, ठीक है। ये रहा 0 लेवल। ये क्या हो गया? ये 0 लेवल हो गया। अब मुझे देखना है कि तुम JRF करने के लिए किस लेवल तक तुम उठ सकते हो। मैंने पूछा एटॉमिक नंबर पता है? बोले हाँ सर बिल्कुल, 1 से 108 तक पता है। बोले वेरी गुड। एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। केमिकल बॉन्डिंग करते हैं? हाँ सर 11 12 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? हाँ सर पता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सर पता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्री क्या होती है? नहीं सर, नाम सुने सर, ग्रिग्नार्ड रीजन। अच्छा। जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? नहीं सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? मुझे अच्छा, ये बात है। लैब में क्या क्या रिएक्शन किए? सर टाइट्रेशन किए हैं। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक बोला? हाँ सर। उससे आगे कुछ? नहीं सर, उससे कोई मौका नहीं मिला। हमने अच्छा, और बताओ और क्या सर पढ़े हो? NMR पढ़े? नहीं सर नहीं पढ़े हैं सर। ESR पढ़े? सर नहीं पढ़े। थर्मोडाइनमिक्स? हाँ थर्मोडाइनमिक्स पढ़े सर। CPCV पढ़े हैं सर। मैक्सवेल रिलेशन पढ़े? सर नहीं पढ़े हैं। हमने अच्छा बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लेवल यहाँ पर है, इस लेवल पर हो तुम, ठीक है। तुम कहाँ पे हो? इस लेवल पे हो। लेकिन जो JRF का लेवल यहाँ नहीं है, JRF का लेवल यहाँ पर है, ठीक है। तुम्हारा लेवल यहाँ पर है और JRF का लेवल यहाँ है। इस लेवल से JRF के लेवल पे तुम्हें जाना है। बोले हाँ सर बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए तो आपके पास आए हैं, इसी चीज़ के लिए तो हम आपके पास आए हुए हैं कि सर हम आप इस लेवल से उठकर JRF के लेवल तक जा सकें। हमने अच्छा ये बात है, ठीक है, सोचते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हम स्टूडेंट को बोले कि चलो भाई एक काम करो, तुम अगले क्लास से क्लास ज्वाइन कर लो, आ जाओ तुम क्लास। तो बच्चा क्या हुआ कि अगले क्लास आ गया, ठीक है। ये देखिए ये किसका है? ये नॉलेज का पैरामीटर है और ये है टाइम का पैरामीटर, ये टाइम का डायरेक्शन है, टाइम का एक्सिस है। तो ये बच्चा क्या हुआ कि ये बच्चा अपने घर गया, घर से पूरा सबसे आशीर्वाद लेके, बिल्कुल देवी देवता के आशीर्वाद लेके आया और इवन कि ज़्यादा एनर्जी लेके आया। और क्लास में पहुंच के इसकी एनर्जी बिल्कुल सडनली डाउन हो गई और ये अपने लेवल से इसने स्टार्ट किया। मेरी बात समझिए, ऑब्वियस सी बात है, क्लास से बाहर जब ये था इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, ये मोबाइल निकाल के घूम रहा था, ये गाने गा रहा था, ये दोस्तों के साथ उछल कूद कर रहा था, रास्ते पे आने जाने वाले मतलब हाँ ठीक है लोगों को देख रहा था, ये सारे काम कर रहा है। लेकिन क्लास में आते के साथ क्या हो गया, इसकी एनर्जी कम हो गई। नॉलेज तो एक एनर्जी है ना, तो रोड पे इसके पास दुनिया भर की एनर्जी थी, लेकिन क्लास में आने के बाद इसकी एनर्जी फोकस्ड हो गई। अब इसकी एनर्जी अपने कांस्टेंट लेवल पे आ गई। अब इसने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। समय बीतता गया, ये पढ़ता गया, इसका पहले क्या हुआ, इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता गया। धीरे धीरे ये अपने बिल्कुल किताबों पे ध्यान फोकस करता गया, इधर उधर की बातें करनी इसने कम कर दी। इसका कॉलिजन इफेक्टिव होता है कि इसके जो दोस्त बने वो क्लास के ऐसे दोस्त बने जो अच्छा पढ़ते थे, उनसे दोस्ती होती गई, ठीक है। इसका सरफेस ऑरिएंटेशन ठीक ठाक था, ठीक है, उसने भी काफ़ी रोल किया। अगर ये BHU से था तो इसका ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ता, JNU से होता तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो ज़्यादा अच्छा पड़ता, KU BHU आपको DSB MBPG अच्छी जगहों से होगा तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा। किसी मतलब लोकल यूनिवर्सिटी से होगा तो उसका असर अलग पड़ेगा। फिर क्या हुआ, इसको हमने कैटलिस्ट दिया, ये रिएक्शन फास्ट होता चला गया। फिर टेम्परेचर दिया, ये रिएक्शन फास्ट होता चला गया। जैसे जैसे ये ऊपर रहता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी के साथ साथ जुनून बढ़ता जा रहा है। पहले जहाँ ये क्लास आता था बिल्कुल एकदम वेल स्टाइल्ड फॉर्म में, ठीक है,
बिल्कुल अपने बालों के साथ स्टाइल करके। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एकदम बिल्कुल उजले चमन की तरह आने लगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। और एक दिन क्या हुआ, इसने अपने बाल बाल छिला लिए, ठीक है। शुरू शुरू में क्या होता था कि बढ़िया से खूब नहाता था, अच्छे साबुन लगाता था, स्प्रे मारता था, बॉडी डिओ, धीरे धीरे वो सब कम कर दिया। अब तो ऐसा हो गया कि ये बिल्कुल 4 दिन में नहाता है, पूरे दिन में एक बार खाता है, मतलब जुनून सवार हो गया। इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, घटती जाएगी। और एक समय ऐसा आ गया कि जब ये कहाँ पहुँच गया, एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गया। ये देखिए, अभी एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गया। एग्ज़ाम हॉल में जब ये पहुँचा तो इसको बहुत कम समय मिला, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इसके पास जो टाइम होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड इसके पास होगा। सोचो कि इसने तैयारी कितने की है, मान लो इसने तैयारी 1.5 साल की है, 1 साल 1.5 साल इसने तैयारी की है, लेकिन एग्ज़ाम में कितना समय इसने बिताना है इसको, इस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटे का टाइम बिताना है। इस 3 घंटे में अगर इसने इस बैरियर को पार कर लिया, सपोज कीजिए कि JRF का जो कट ऑफ है वो 110 का है, अगर इसने इस कट ऑफ को पार कर लिया, देखिए इसने इस कट ऑफ को क्या किया, पार कर लिया, तो ऑल ऑफ सडन अचानक से इसकी एनर्जी घट जाएगी। जैसे ही वो 3 घंटे दे के निकले, बोला हाँ सर एग्ज़ाम हो गया सर, रिलैक्स, चले अब हम मूवी देखने सर, अब जाएंगे आराम से लैपटॉप में मूवी भराएंगे, वेब सीरीज़ निकालेंगे, पाताल लोक भर के देखेंगे सर, ठीक है, मिर्ज़ापुर 2 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो ये ऑल ऑफ सडन क्या होता है, बिल्कुल इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर ये इस बैरियर को पार ना कर पाए, अगर ये इस बैरियर को पार ना कर पाए तो ये वापस यहीं लौट के आ जाएगा, ये फिर से ट्राई करेगा, ये वापस आ गया फिर से ट्राई करेगा। हाँ, जब वापस आएगा इतना नीचे नहीं आएगा, ये जब वापस आएगा इतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी पहले के रिस्पेक्ट में इसकी बढ़ चुकी है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर अगले 6 महीने बाद ट्राई करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब था कि ये बच्चा आया, यहाँ से एनर्जी, इसको समय के साथ एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इसने क्या किया, अचानक से बैरियर क्रॉस किया, और बैरियर क्रॉस करके अब ये JRF हो गया इसका, ठीक है। इसका बैरियर क्रॉस करके क्या हो गया, इसका JRF हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन का पार्ट है जो रिएक्टेंट है, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। देखिए ये रिएक्टेंट है और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट जो है गया मोर स्टेबल हो गया यहाँ पर। तो इस टाइप का रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा गया, एलिमेंट्री। क्या कहा गया बच्चे लोग, इसको कहा गया एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी ऐसा बच्चा जो एक बार JRF निकाला और कांस्टेंट हो गया, बोला हाँ सर ठीक है, बात खत्म कीजिए, अब मेरी लाइफ सेटल है। लेकिन अब बात करें कि एक ऐसे बच्चे की बात करते, दूसरा एक बच्चा आता है, ठीक है, ये आगे बोलता है सर मुझे भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है सर, बहुत कुछ करना, बस पढ़ा दीजिए मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, कंडीशन यही है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन, जब मिलो जुलो पढ़ो, काम के लोगों से मिलो, काम की चीज़ें पढ़ो। सरफेस ऑफ रिएक्टेंट की तुम्हारा जो सरफेस होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, या उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट होने चाहिए। टेम्परेचर वो तो हम देंगे तुम्हें, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, पकड़ के कूटेंगे भी। तो इस बच्चे ने तैयारी शुरू की, ये भी इसके नॉलेज का लेवल हो गया। देखो ये नॉलेज, ये टाइम, इस बच्चे ने भी यहाँ से स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, 0 से स्टार्ट नहीं, इसको भी कुछ आता होगा। इसने क्या किया कि यहाँ से गया और 1-1.5 साल तैयारी करके इसने JRF का लेवल क्रॉस कर लिया। अब अगर ये चाहता तो इस बच्चे की तरह जाके कांस्टेंट हो जाता, ये बोलता है सर मेरा JRF हो गया, हम तो चले सर घर अपने सोने के लिए। लेकिन इस बच्चे ने बोला नहीं सर, ये नहीं है सर, इस बार मेरा JRF हुआ है सर, लेकिन सर अगले 6 महीने बाद हमको SPM क्वालिफाई करना है। हमने अच्छा SPM क्वालिफाई करना, बोले ठीक है भाई चलो। तो तुम कहाँ तक जाओगे, तो अब ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, अब इसका लेवल यहाँ वापस नहीं जाएगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स मारेगा, 5-6 घंटा घूमेगा फिरेगा, थोड़ा सा रोज़ गार्डन जाएगा, थोड़ा सा जो है मॉल वॉल घूमेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, हौज खास गाँव जाएगा, थोड़ा बहुत घूम फिर के ये वापस आएगा, और वापस आके फिर से इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। देखिए, लेकिन इस बार इसको पहले की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका अच्छा खासा बेस बना हुआ है। इस बार वो जो कट ऑफ होगा वो इसके लिए उतना टफ नहीं होगा, और फिर एग्ज़ाम देकर ये क्या करेगा कि इस बार इसने SPM भी क्वालिफाई कर लिया। अब जब ये SPM क्वालिफाई किया, मतलब भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब क्या करना, जाओ PhD करो अच्छी जगह से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ना सर नहीं करेंगे सर, हम तो सर GRE करेंगे सर, और फॉरेन से PhD करेंगे। हमने अच्छा वो भी करना है, बोला हाँ सर वही करेंगे सर। बोला ठीक है भाई, तो फिर तैयार हो जाओ। तो फिर इस बच्चे ने क्या किया, फिर थोड़ा सा स्टेबल हुआ SPM क्वालिफाई करने के बाद, और इसने फिर से तैयारी शुरू की।
और फिर थोड़ा और मेहनत करके इसने क्या किया, GRE क्वालिफाई किया और सीधे जाके इसने जर्मनी में या अमेरिका में या चाइना में या कनाडा में जाके PhD ज्वाइन कर ली। तो देखो इस बच्चे और इस बच्चे में फ़र्क है, ये एक स्टेप में स्टेबल हो गया, इसको कई स्टेप लगे तब जाके ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। ये एक स्टेप में स्टेबल हुआ, ये कई स्टेप में स्टेबल हुआ। एक सेकेंड, एक्चुअली देखना होता है कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए देखने के लिए पीछे जाना पड़ता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एलिमेंट्री था, लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है, ये क्या है, ये आपका मल्टी स्टेप है। आप बोलोगे सर आप बताना क्या चाह रहे हो सर यहाँ पर, ये स्टूडेंट की कहानी बताना चाह रहे हो? नहीं, स्टूडेंट की कहानी नहीं बता रहे, असल में ये आपको हम रिएक्शन बता रहे हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम आपको समझाएं। चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं अपने मॉलिक्यूलर रिएक्शन से, ठीक है। देखिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन से कंप्लीट करते हैं। समझिए कि ये जो मैंने बताया वो क्यों बताया। ये देखिए ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि समय के साथ इस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। ये रहा हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी। रिएक्टेंट के पास खुद की अपनी कुछ एनर्जी, रिएक्टेंट के पास क्या होता है, अपनी कुछ एनर्जी खुद की होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट की खुद की अपनी कुछ एनर्जी होगी। रिएक्टेंट कौन है भाई, तो रिएक्टेंट ये है आपका, ये है रहा आपका दो रिएक्टेंट। देखिए A2 + B2, सपोज कीजिए कि दो रिएक्टेंट आपका ये दोनों। हमने सारे रिएक्शन को फॉलो करवाते हुए इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये रहा इसका एनर्जी बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी जाके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो दो रिएक्टेंट थे, ये जो दोनों रिएक्टेंट थे A2 और B2, इसके साथ क्या है ना कि कई सारी बातें। सबसे पहले क्या बोला मैंने, प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कि ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, ये जो डायरेक्शन होना चाहिए ना ये ऐसे होना चाहिए। मतलब कि जब ये मॉलिक्यूल टकराए तो मॉलिक्यूल ऐसे टकराना चाहिए, ऐसे 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 नहीं टकराना चाहिए, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे टकराना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अगर मान लीजिए सही टकराता है तब जाके कुछ होगा। अगर ये मॉलिक्यूल गलत तरीके से टकराता है तो उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए अगर ये गलत तरीके से टकराता है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है मान लो, तो इसमें कोई भी आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है। यानी कि जब बिल्कुल सही तरीके से टकराएगा तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो जब ये बिल्कुल कायदे से आमने सामने टकराएगा तो टकराने से क्या होगा कि एक बहुत ज़्यादा जोड़ की एनर्जी यहाँ निकलेगी, ये प्रॉपर पटाख से कॉलिजन होगा। कॉलिजन तो ढेर सारे होंगे, ये सारे इनइफेक्टिव कॉलिजन है, ये हो गया इफेक्टिव कॉलिजन। जैसे ये टकराएगा क्या होगा, जोड़ से बिल्कुल फटेगा और एक एनर्जी बाहर निकलेगी। और जैसे ही एनर्जी निकलेगी तो ये क्या होगा कि आपको ये पुराने वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और नए वाले बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए वाले बॉन्ड बन जाएंगे। देखिए इस तरह से क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए सपोज कीजिए कभी आपने मान लीजिए देखा होगा लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं। लोग बचपन में खेलते थे, खेलते खेलते मारपीट हो जाती थी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, हमने उसको थप्पड़ मारा, उसके गाल पे लगा वो बच गया, उसके सर पे लगा बच गया, लेकिन एक थप्पड़ मतलब सॉलिड थप्पड़ उसके यहाँ लग गया। तो जब ये थप्पड़ सॉलिड उसके यहाँ लगेगा तो हमें खुद में फील हो, यार ये लगा है इसको अच्छे से। एक आवाज़ आएगी, फड़ाम, एक सॉलिड आवाज़ आएगी, लगेगी हाँ भाई कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। मारपीट करना गलत बात है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जब ताली बजाते हो, अगर आप यहाँ ताली बजाओ, यहाँ बजाओ, ऐसे बजाओ तो नहीं आएगा मज़ा, लेकिन एक बार ऐसे बजाओ तो लगेगा कि नहीं एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो बस यही इम्पैक्ट है इफेक्टिव कॉलिजन कि ये बिल्कुल आमने सामने सही से आके टकराए तो इनके बीच क्या हो गया, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड क्या हो गए, बन गए, और इससे क्या हुआ, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, देखो इसके बीच कॉलिजन होता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे ऐसे वैसे टकराते रहते हैं।
लेकिन जब इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो ये बार बार टकराने लगती है। इनका मतलब जब शुरू में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, धीरे धीरे टकराता है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है टकराता जाता है, और एनर्जी बढ़ती जाती है बिल्कुल, और यूँ तेज़ी से टकराने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि अपने हाईएस्ट पीक पर ये ऐसे टकराता है कि ये बिल्कुल क्या हो जाता है, ये बिल्कुल सही तरीके से टकरा जाता है ये इस तरह। और इसके टकराने से क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, पटाख से एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे एनर्जी रिलीज होती है ये प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होकर नीचे आ जाता है। मतलब क्या होता है, देखिए ये इससे टकरा गया, इससे जुड़ गया, और ये इससे जुड़ गया। देखिए तो यहाँ कुछ और था, सपोज कीजिए यहाँ A2 + B2 था, यहाँ क्या हो गया, AB 2 बार बन गया। देखिए जबकि यहाँ क्या था, AA और BB ये आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, देखिए, और नए बॉन्ड बन रहे हैं। इस तरह से क्या बन गया, A और B AB बना दिया। तो कहने का मतलब बच्चे लोग इस तरह से कि ये आपका रिएक्टेंट था, ठीक है, ये रिएक्टेंट था, और ये क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब सवाल को समझिए कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, ये रिएक्शन देखिए, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास, ये देखिए यहाँ से रिएक्शन उठा है, यहाँ से बैरियर क्रॉस किया और यहाँ प्रोडक्ट बना। देखिए यहाँ बैरियर है, ये क्या हो गया, आपको रिएक्टेंट था यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या हो गया, आपको ये रिएक्टेंट आपस में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टकराया है ताकि एनर्जी बाहर निकली ढेर सारी, और यहाँ क्या बन गया, आपको प्रोडक्ट बन गया। देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी होगी जो वो लेके आएगा। पहली बात तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए ये जो है ये हो गया आपका नंबर 1 में, मान लीजिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है भाई, द मिनिमम अमाउंट, ठीक है, या द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंगल के लोगे तो आपको यूनिट पर यूनिट आएगा, अगर आप मोल के लोगे तो पर मोल आ जाएगा, ठीक है, ग्राम में लोगे पर ग्राम आएगा, किलोग्राम में लोगे पर किलोग्राम आएगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें है। लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो रिएक्टेंट के पास जो अपनी खुद की एनर्जी होती है, जो रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है, जो वो स्टूडेंट अपना नॉलेज लेके आया था, वो क्या हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे तो ये जो है इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बैरियर क्या है, तो ये जो बैरियर है, एक बैरियर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड बैरियर। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड बैरियर। अब ये थ्रेशोल्ड बैरियर क्या है, तो थ्रेशोल्ड बैरियर इज द एनर्जी बैरियर बाय पासिंग विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। फिर से समझिए, द थ्रेशोल्ड बैरियर इज अ टाइप ऑफ, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बैरियर बाय पासिंग विच अ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कि जो एनर्जी बैरियर है, जो थ्रेशोल्ड बैरियर है, वो एक एनर्जी बैरियर है जिसको पास किए बिना एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना तो पहले क्या करना होगा, उस एनर्जी बैरियर को पास करना होगा, उस एनर्जी बैरियर को क्या करना होगा, पार करना होगा। तो ये थ्रेशोल्ड बैरियर कहलाता है। ये जो एनर्जी बैरियर है जिसको पार करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड बैरियर। इस थ्रेशोल्ड बैरियर को पास पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए टोटल एनर्जी इतनी चाहिए। देखिए तो ये टोटल एनर्जी क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड, THREESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू पास द थ्रेशोल्ड बैरियर इज कॉल्ड क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू पास द थ्रेशोल्ड बैरियर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन समस्या ये है कि इतना एनर्जी तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इतना तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी वो था जो मैंने दिया, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई किया गया। देखिए इतना तो वो खुद लेके आया था, ये तो खुद लेके आया ना। तो यही ना वो है वैल्यू, जो वैल्यू को क्या किया, बाहर से दिया गया। मतलब कि यहाँ पर जो चौथा टर्म आया वो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब सवाल उठता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन इज द काइंड ऑफ एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली टू क्रॉस ओवर द थ्रेशोल्ड बैरियर। कि थ्रेशोल्ड बैरियर को पास करने के लिए जो बाहर से एनर्जी सप्लाई किया गया उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए समझिए कि थ्रेशोल्ड बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी दी गई वो एनर्जी क्या कहलाई, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी करे। देखिए यहाँ से हम एनर्जी दे रहे हैं इतना, तो ये एनर्जी क्या कहलाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ये एनर्जी क्या कहलाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं बाहर से,
ठीक है। हाँ, ये जो एनर्जी दे रहे हैं ये एनर्जी क्या कहलाता है? अरे यार ये तो बदमाशी हो रहा है, हट। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? ये वाला ये कहलाया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली, ठीक है, टू क्रॉस ओवर द थ्रेशोल्ड बैरियर इज कॉल्ड क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या हो गया भाई? एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या है? तो ये जो एनर्जी यहाँ पर देखिए, यहाँ से इतना एनर्जी लेके गया लेकिन यहाँ इतना एनर्जी छोड़ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये जो इतना एनर्जी है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहलाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए ये क्या कहलाए? ये जो इतनी एनर्जी है, ये जो एनर्जी है यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सॉरी ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये एनर्जी और प्रोडक्ट है, ये जो एनर्जी सॉरी ये है गिब्स फ्री एनर्जी। ये यहाँ से यहाँ जो छोड़ रहा है ये क्या हो गया? ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसको हम लोग डेल्टा जी कह सकते हैं। अगर ये चूंकि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये इंडोथर्मिक होता तो रिएक्शन ऐसा होता तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव होता। जो डेल्टा जी बोली डेल्टा एच बोली वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव होता। तो ये चूंकि क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, अगर वो इंडोथर्मिक होता तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इतने सारे टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं। और कौन कौन से टर्म्स हैं एक बार देखें हम उन टर्म्स को। इसको मिटाने दीजिए। हमारे पास 4-5 टर्म्स हमने लिखे, कौन कौन से भाई? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, थ्रेशोल्ड बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये 5वें नंबर में कौन है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सिंपल है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या? गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए एक और देखते हैं 6ठा नंबर में। ये जो है थ्रेशोल्ड बैरियर, यहाँ पर ये जो जमा हुआ है इसको क्या कहा जाता है? इस कंडीशन इसको क्या कहा जाएगा? जब रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट आपस में टकराए हुए हैं एट दिस मोमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। देखिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ट्रांजिशन स्टेट जस्ट लाइक क्या है कि रिएक्टेंट का एक पार्ट दूसरे पार्ट में बदल के प्रोडक्ट में बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये ए प्लस बी है और वो टकरा के क्या हो रहा है? ए बी में बदल जा रहा है। देखिए आपको जो ट्रांजिशन स्टेट है वो जस्ट लाइक ऐसा है कि सपोज कीजिए कि आपको आप ट्रेन पकड़े हैं आपने, ठीक है, आप क्या करें? आप जो है आप ट्रेन पकड़ रहे हो, ठीक है। जब आप ट्रेन पकड़ रहे हो तो आप फिलहाल मान लो कि आप प्लेटफॉर्म पे हो, सपोज कीजिए कि आप प्लेटफॉर्म पे हैं और थोड़ी देर बाद आप ट्रेन में होंगे। जब आप प्लेटफॉर्म पे हैं तो दैट्स कॉल्ड रिएक्टेंट, जब आप ट्रेन में होंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोडक्ट। मेरी बात समझिए, प्लेटफॉर्म पे हैं दैट्स रिएक्टेंट, ट्रेन में है दैट्स प्रोडक्ट। अब जैसी ट्रेन आई आपने एक पैर बढ़ाया और आपने क्या किया? ऐसे हैंडल को पकड़ा ट्रेन के, और एक पैर ट्रेन पे है और एक पैर प्लेटफॉर्म पे है। उस स्टेज को कहा गया ट्रांजिशन स्टेट, कि ना तो अभी आप रिएक्टेंट हैं, ना तो अभी आप प्रोडक्ट है, ना तो अभी प्लेटफॉर्म पे हैं, ना तो अभी आप ट्रेन में। अच्छा वो कहानी याद आ गई नहीं कि ना, वो एक जो हिरण्यकश्यप वाली कहानी थी, वो कहानी शायद आपको याद आ गई होगी, कोई नहीं। तो कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि भाई एक ऐसा स्टेज जहाँ पर हम क्या करते हैं, ना हम रिएक्टेंट है ना हम प्रोडक्ट हैं। इस जगह पे देखो, मान लो कि ये स्ट्रेंट है एक, और यहाँ पर जाके इसका JRF क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन बीच में हुआ एग्जाम हॉल में क्या, ना तो वो स्ट्रेंट है और ना तो वो भी JRF होल्डर है, दोनों के बीच में है। वो स्ट्रेंट नहीं है, वो रूम पे बैठ सोया नहीं रह सकता उस टाइम में, और वो JRF नहीं है, वो PhD भी नहीं कर सकता उस टाइम में, वो सिर्फ एग्ज़ाम दे रहा है। तो बहुत छोटे टाइम के लिए वो क्या हो गया, एक अलग स्टेज में है जहाँ उसकी वैलेंसी पहले ज़्यादा है। यहाँ उसकी वैलेंसी क्या है, पहले ज़्यादा। देखिए ना, इसकी वैलेंसी देखिए, ये इसको पकड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये इसको भी पकड़े, तो वैलेंसी भी बढ़ गई है इसकी वैलेंसी पहले से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, कि जहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है वो क्या कहला है, ट्रांजिशन स्टेट। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन वो एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता। जो इंटरमीडिएट होता है वो एलिमेंट्री में नहीं होता, बल्कि वो कहाँ होता है, वो मल्टीपल रिएक्शन होता है। सपोज कीजिए रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। यानी दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक पार्ट स्टेबल, थोड़ा सा मोर रिस्पेक्टिवली पार्ट एक स्टेबल हुआ, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया इंटरमीडिएट। देखिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है, इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट से इसकी एनर्जी कम है, मतलब इन दोनों थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट जितना स्टेबल नहीं है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। देखो जैसे कि ये A + B था तो ये C बनाया। अब C क्या हुआ,
मान लो कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट डी बना, प्रोडक्ट ई बना, लेकिन लिखा जाएगा कि ए प्लस बी से ई ही बना, क्योंकि सी और डी तो रिएक्शन में ही ख़त्म हो गए ना, ये बन के रहे कहाँ ज़्यादा देर, ये बने भी और ख़त्म भी होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, एक स्टेज में आता है। सपोज कीजिए कि ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, अब सी प्लस बी गिव्स आउट डी प्लस ई, अब देखो डी प्लस एफ गिव्स आउट जी। ये देखो यहाँ C बना और इसी अगले स्टेज में C ख़त्म हो गया। यहाँ D बना, देखो आपको मान लो कि यहाँ जो D बना था, देखो C प्लस, मान लो कि ये ले लेते हैं ना, C प्लस F ले लेते हैं। यहाँ स्टेज में D बना और D अगले स्टेज में ख़त्म हो गया। F देखो बना था, F अगले स्टेज में ख़त्म हो गया, तो क्या आया, A प्लस 2B गिव्स आउट E प्लस G। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये बीच में जो C, F और D, ये सब क्या थे, ये सब इंटरमीडिएट थे, जो एक स्टेज में बनते गए और एक स्टेज में क्या हो गया, ख़त्म होते चले गए। तो वो इंटरमीडिएट थे जिनको कोई हमने कंपेयर नहीं किया। लेकिन इंटरमीडिएट की खासियत ये होती है कि इंटरमीडिएट हमेशा ही दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट होता है वो कहाँ होता है, वो दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच होता है। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा होती है। देखिए इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम भाई, तो इंटरमीडिएट क्या हो गया कि अ लेस स्टेबल स्पीसीज formed within a reaction and ready to use in another step। समझिए बात को कि आपको जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, इंटरमीडिएट एक लेस स्टेबल स्पीसीज है, जो बना तो है लेकिन अगले स्टेप में वो यूज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। जैसे कि ये जो यहाँ कुछ भी बना वो अब अगले स्टेप में यूज होकर यहाँ आएगा, फिर ये अगले स्टेप में यूज होकर प्रोडक्ट में जाएगा। तो इन सब की कोई इवेल्युएशन नहीं होती है, ये क्या होती है आपस में, ये सब कहला है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपके पास 7 टर्म्स है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, थ्रेशोल्ड बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। और ये आपको सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है भाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैरियर बाय अ रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड बैरियर क्या है, द एनर्जी बैरियर required to cross the reactant to product is called energy threshold barrier। फिर क्या हो गया भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, the external energy supplied to reactant to complete its reactant to product is called क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है भाई, तो the difference between energy of reactant and product is called गिब्स फ्री एनर्जी। फिर कौन है गया भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया, द स्टेज वेयर रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट अदर और सिंगल फेज ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट इनटू अनदर फेज ऑफ रिएक्शन। होता है कि मल्टीपल रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मान लो यहाँ पर कौन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन रिएक्शन एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट हो रहा है, या एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, या रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, या ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहा है, जो भी हो, तो वो क्या हो गया, ये आपको ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या हो गया भाई, तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि द स्पीसीज, लेस स्टेबल स्पीसीज फॉर्म्ड बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट एंड आपको प्रोडक्ट एंड और रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट। ये देखिए ना कि ये जो हो गया यहाँ पर, ये जो इंटरमीडिएट है ये कहाँ बन रहा है, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच भी देखिए, रिएक्टेंट और दूसरे ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के बीच बन रहा है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं कि दो ट्रांजिशन स्टेट से क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। मतलब एक इंटरमीडिएट होने के लिए दो ट्रांजिशन स्टेट होने चाहिए, जबकि एक ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक भी इंटरमीडिएट नहीं हो तो भी चलेगा। इस बात को समझिए कि एक ट्रांजिशन स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं कि एक भी इंटरमीडिएट हो, लेकिन एक इंटरमीडिएट के लिए दो ट्रांजिशन स्टेट होने ज़रूरी हैं, ये फैक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कई बार आए हुए हैं थियोरेटिकल में। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा कॉलिजन थ्योरी, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, आर्हेनियस इक्वेशन, K = A × e⁻ EA/RT। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया, K = A × e⁻ EA/RT।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। इस k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी आर्डिनियस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो, पूरा कॉलिजन थ्योरी आपको समझ में आया होगा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम लोग जो आर्डिनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, इस पर बहुत ही वैरायटी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का यही क्लास होगा इसका न्यूमेरिकल का। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।